हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें स्पाइरल मॉडल कर रहे थे। यस सर। देखो, स्पाइरल मॉडल आपका उन प्रोजेक्ट्स के लिए किया था जिसमें हैवी रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और इसको मेटा मॉडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? क्योंकि आप में से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सब लोग तो ऐसे ही पढ़कर आए हो, और वो 3 लोग हैं, इशिता, ऐश्वर्य और जो है श्रुति, है ना? सृष्टि सर, सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि, हाँ। बाकी सब लोग तो पढ़े हुए हो ना? यस सर। हाँ, तो बताओ स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल क्यों कहा जाता है? बताइए भाई। रिस्क मैनेजमेंट का जो फेज हाँ हाँ, बताओ बेटा, क्या कह रहे थे, बताओ, कोई बताओ, चलो। सर, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का फेज होता है इसके साइकिल में, इस वजह से इसे मेटा मॉडल बोलते हैं। मेटा होता क्या है? डेटा ऑफ डेटा होता है, जिसे मेटा डेटा कहते में भी हैं। खूब सारे सब में भी खूब सारे मॉडल का मिक्सचर है स्पाइरल, जैसे इसमें वो वाटरफॉल हो जाता है हर फेज में। अरुण ने पार्शली सही बताया है। कहने का मतलब, देखो, मैंने कल आपसे बात की थी, जो स्पाइरल है इसमें 4 फेज होते हैं। पहला फेज क्या था? ऑब्जेक्टिव सेटिंग। दूसरा फेज क्या था आपका? रिस्क मैनेजमेंट। जो तीसरा फेज आता है डेवलपमेंट, जहां हम अपनी रिक्वायरमेंट और रिस्क ये सब देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट पहले से आ चुकी होती हैं, पहले से रिक्वायरमेंट हमारे पास फ्रीज हो चुकी होती हैं, तो हम क्या करते हैं? हम वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के समय। और यस सर। जब वो चीज डेवलप हो जाती है, तो जब अगला फेज आने वाला होता है, तो हम फिर से रीप्लानिंग करते हैं। अब मान लीजिए अगले फेज में यूजर को नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या जो है और रिक्वायरमेंट उसके पास है, तो आप क्या करोगे? भाई, तब आप उसको एक प्रोटोटाइप दे दोगे। तो यस सर। हूप में या हर स्पाइरल में हम अलग अलग मॉडल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये स्पाइरल को मेटा मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। और स्पाइरल मॉडल को बैरी बोन्स ने डेवलप किया था, ठीक है। और हैवी रिस्क यस सर। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, मतलब इसको जो हैवी रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है, वहां आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए प्लानिंग और ये सब फेजेस आपके एग्जीक्यूट होंगे, रिस्क असेसमेंट आ जाएगा। तो ये सब क्या करेंगे? कॉस्टिंग बढ़ाएंगे। समझ में बात आ रही है मेरी? यस सर। मान लीजिए अरुण है, अभी मैं इनसे कहूँ बेटा एक वेबसाइट बनानी है, कितने रुपए में बना दोगे? ये हो सकता है कहते हैं कि सर हम 10,000 रुपए में बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं यस सर। के पास जाऊं और मैं कहूँ भैया एक मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो कहेगा मिनिमम 50,000 से नीचे हम लेंगे, बनाएंगे नहीं। तो वेबसाइट इज वेबसाइट।
तो हम अरुण से बनवाएं कि टीसीएस से बनवाएं? बताइए इधर फीस करो। भाई। अरुण 10,000 रुपये बना रहे हैं और टीसीएस जो है 50,000 बना रही है। जो डिफरेंस है वो 40,000 का है। हम किससे बनवाएं? बजट के हिसाब से सर बनवाया जाएगा। मान लो मैं मुकेश अंबानी हूं तो मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन फालतू का थोड़ी ना है। प्रोडक्ट जहाँ सही मिल रहा हो सर वहाँ। अब प्रोडक्ट तो भाई हमारे जो ये हैं, क्या कहते हैं, अरुण जी, ये भी खराब तो देंगे नहीं, क्योंकि इनको पहला प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो ये खराब प्रोजेक्ट देंगे? सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा ये बताओ, इन्होंने कॉस्टिंग की 10,000 की, ठीक है, टीसीएस ने कॉस्टिंग की 50,000 की, तो इतना कॉस्टिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्वालिटी हो सकता है सर। कैसे? भाई मान लीजिए वर्डप्रेस ये भी यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस वो भी यूज कर रहे हैं। सौरभ आप हैं? सौरभ आप ज्वाइन कर पाए? सर मॉर्निंग सर। सौरभ देखिए, गुड मॉर्निंग। अभी आप जब नहीं ज्वाइन किए थे तो मैंने एक सवाल किया कि मान लीजिए जो अरुण है हमारे, ये एक वेबसाइट को 10,000 रुपये बनाते हैं, ठीक है, और अगर हम टीसीएस के पास जाते हैं वो उसी वेबसाइट को 50,000 बनाते हैं, तो इन दोनों की कॉस्टिंग में अंतर क्यों आ रहा है? काफी चीजें हो सकती हैं इसमें, तो मैटर कर सकती हैं। जैसे कि सर कॉस्टिंग तो वो जैसे अरुण है वो इंडिविजुअली डेवलप कर रहे हैं वहां पे, तो वो उनकी कॉस्टिंग पे मैटर करता है वो कितना चार्जेस करते हैं और किस तरीके की साइट प्रोवाइड करेंगे उनको, कितनी रिस्पॉन्सिवनेस होगी, क्या क्या फंक्शनलिटीज देंगे उसमें। और बाद में जैसे जो टीसीएस है वो किस तरीके की साइट देगी वहां पे और क्या रिस्पॉन्सिवनेस की होगी, वो कितने प्लगइन्स को मतलब कितनी फंक्शनलिटीज वो प्रोवाइड कर रही होगी वहां पे। बाकी कॉस्टिंग उनकी मैटर करती है, वो कितने चीज के लिए कितना चार्ज करते हैं, दूसरी, डिपेंड करता है सर। और यहाँ पे आफ्टर सर्विस अरुण उनकी जो कैसी है, होगी यहाँ पे। अरुण स्टैंड अलोन काम कर रहे हैं, एडहॉक काम हाँ कर रहे हैं, हाँ यस सर। और दूसरा टीसीएस किस तरह से काम कर रही है, वो एक वेल प्लान्ड एक प्रोसेस में काम कर रही हम है। यस सर। उनके यहाँ प्लानिंग करने वाला बंदा अलग है, वो प्लानिंग अलग करेगा। सीएसएस बनाने वाला बंदा अलग है, वो सीएसएस बनाएगा। टीसीएस जो भी साइटें बनाती है उसकी सबकी सीएसएस एक ही जैसी होती है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये बेंचमार्क हो गया सीएसएस का, मतलब टीसीएस का, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट जब आप दोगे तो आपको यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड करेगी कि कहाँ से अगर अपडेशन करना है तो आप कहाँ से अपडेशन कर सकते हैं। जबकि अरुण जी क्या है, केवल हमको जो है क्या देंगे, वेबसाइट प्रोवाइड किए दे रहे हैं। तो डिलीवरेबल्स कितने हैं, लोग कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोसेस कितना ज्यादा यूज हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कॉस्टिंग पे। क्लियर है, गलत कह रहा हूं? यस सर। सर यही चीज है, मेन स्टैंड अलोन वाला बात है सर। क्योंकि वहां पर एक टीम पूरी लग रही है। यहाँ पे जो है अरुण जो है कंटेंट कहाँ से लाएंगे, वो दूसरी किसी वेबसाइट से लाएंगे। टीसीएस वाले हो सकता है कंटेंट अपने का यूनिक करके दे दे, ठीक है ना। अरुण कहेंगे हम ऑन पेज एसईओ नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम ऑन पेज एसईओ करके दे रहे हैं। तो कई फैक्टर्स लागू हो रहे हैं कि 50,000 और 10,000 में क्या क्या हमको मिल रहा है। क्लियर है? तो मैंने ये बात इसीलिए बताई कि अरुण हो सकता है वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हो, कि इनके पास पहले से बना हुआ प्रोफार्मा है, उसी में खाली कुछ चेंजेस करके इन्होंने हमको डिलीवर कर दिया। और टीसीएस वाले क्या कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं और स्पाइरल मॉडल यूज कर रहे हैं। इस वजह से उनका प्रोसेस ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए उनको ज्यादा कॉस्ट लग रही है। क्लियर है मेरी बात को? मैं समझाना क्या चाहता हूँ? यस सर। यस सर।
तो ये हमने कर लिया था। तो स्पाइरल मॉडल को मेटा मॉडल क्यों कहते हैं? क्यूमुलेटिव कॉस्ट और जहां पर लेसर रिस्क एनालिसिस हो, तो धीरे धीरे जो है आपका जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो शुरुआत में डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तो लेसर रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है। आप कहो कि जब हम डेवलपमेंट तब स्टार्ट करेंगे कि जब 100% रिक्वायरमेंट मिल जाएंगी, तो आप जिंदगी में कभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्या 100% रिक्वायरमेंट कभी मिल पाती? नो सर। Even if you got 40% of information या requirement, then it's okay to go ahead. क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्योंकि अगर आप फास्ट डिलीवर नहीं करोगे तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो जब लेसर रिक्वायरमेंट थी, लेसर स्पेसिफिकेशन थे, तो लेसर रिस्क एनालिसिस किया। धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट में आप बढ़ता गया तो उसको और आइडिया आने लगे, तो वो आइडिएट करने लगा और तमाम सारी चीजें बढ़ी। अब क्यूमुलेटिव कॉस्ट भी बढ़ी, ठीक है ना? तो इस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा स्पाइरल मॉडल में राइज करता है। क्लियर है? यस सर। The inner cycle of the spiral model represent the early phase of requirement analysis, and after prototyping of software the requirements are refined. धीरे धीरे requirements आपकी refined होती जाती हैं. In the spiral model, each phase has a review. Each phase has a review. हर phase में एक review होता है. Which is performed regarding all product developed up to that point, and plans are devised for the next cycle. मतलब एक बार हमने एक साइकिल कंप्लीट की तो हम रिव्यू करेंगे हमारे साइकिल में क्या क्या लूप होल्स रह गए, किस वजह से हम डिले हो गए या किस वजह से हम ऑन टाइम रहे, और फिर आगे का प्रोजेक्ट रीडिजाइन करेंगे या रीप्लान करेंगे। तो यहाँ पर रिस्क आप बार बार एनालिसिस करते हैं जिससे कि आपका प्रोग्राम ऑन टाइम खत्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। It is suggested a systematic approach according to classical life cycle but incorporates into iterative framework। मतलब एक सिस्टमैटिक साइकिल बनती है पर आइटरेशन के साथ, और इसके अंदर आपको टेक्निकल रिस्क, बिजनेस रिस्क, अभी रिस्क पे आएंगे, नोन रिस्क, अननोन रिस्क, उन सारे पे वर्क करने का आपको काम मिल जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये एक एग्जांपल है। सबसे पहले रिव्यू हुआ, फिर प्रोटोटाइप क्रिएट किया गया, यहाँ प्रोटोटाइप क्रिएट हो रहा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा क्योंकि अभी हमारे ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। फिर आगे लाइफ साइकिल का प्लान किया, फिर अगली बार रिस्क एनालिसिस किया, फिर रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया, फिर डेवलपमेंट किया। ये फेज हमारे बार बार 4 बार चलते चले जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें जो ये स्पाइरल के हुप्स हैं ये फिक्स नहीं होते। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा हुप, जितनी कम रिक्वायरमेंट उतने कम स्पाइरल। क्लियर है? यस सर। और इसमें 4 फेज आपके हैं। एक है आपका रिव्यू फेज जहां आप ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स और कॉन्स्टेंट को करते हैं। एक इवैल्यूएट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स विद रिस्पेक्टिव रिस्क। एक जगह डेवलप और वेरीफाई करते हैं, और एक जगह पे आप फिर से प्लानिंग करते हैं अगले फेज के लिए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर।
सर इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? जैसे ये मान unit लीजिए आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा था, आपने क्या किया, प्रोग्राम को अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये पेपर मतलब, ठीक है। अब मैं इस पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, सॉरी डिसइंटीग्रेट कर दिया, यानी दो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये दो मॉड्यूल हो गए। यस सर। अब और मैंने इन मॉड्यूल्स को बाइफरकेट कर दिया और अलग अलग डेवलपर्स को इस मॉड्यूल को खत्म करने के लिए दे दिया। अब देखो वहां पर कितने मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल हो गए। यस सर। अब जब हमको वापस प्रोग्राम करना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे पन्नों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, और हमारा फिर एक प्रोग्राम बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। लेकिन ये आपने अनकंडीशनली इसको डिवाइड करते चले गए, तो ये एक पजल बन गई कि नहीं बन गई। अब Yes, sir. इतने पार्ट्स को जोड़ने या इंटीग्रेट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा सर। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतना ज्यादा आप डिसइंटीग्रेट ना कर दो, इतना ज्यादा डिवाइड ना कर दो कि फिर इंटीग्रेशन कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर है मेरी बात। यस सर। यस सर। बात समझ में आई। और ये जो अलग अलग मॉड्यूल थे ये हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट कहलाते हैं। इनको पहले अलग अलग टेस्ट करते हैं कि सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर आपस में जोड़ दिया कि अब ये सही तरीके से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर और दो मॉडल को जोड़ दिया। बात समझ में आई। यस सर। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप लोग सब अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग कहीं जो है इंडस्ट्रियल विजिट में जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मनाली की तरफ जाते हैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ठीक है। हम मनाली की तरफ इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जा रहे हैं। होटल अकेले तो मिलेगा नहीं, नो। उसमें आपको एक रूम को 4 लोगों को शेयर करना है। मान लीजिए मैंने रूम बनाया, पुष्कर, शिवम, ऐश्वर्य और अर्जुन का। तो अगर अकेले शिवम को देखो तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर अकेले पुष्कर को देखो तो बहुत सही काम करता है, अगर अकेले अर्जुन को देखो तो बहुत अच्छा काम करता है, और अकेले ऐश्वर्य को देख लो तो ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं। सब अच्छे हैं कि कोई खराब है। सब अच्छे हैं। तो अगर इसको साथ में रखा जाएगा तो ये सबका साथ सबका विकास के हिसाब से काम करेंगे, कि आपस में मुझे थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा इनके रूम में और इन लोगों को अलग अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए। सबका साथ सबका विकास है। ये आप कह रहे हो, मैंने ऐश्वर्य को इसीलिए डाला था कि सबका साथ सबका विकास ना हो पाए। क्यों भाई ऐश्वर्य। नाश्ता नाश्ता करने गए हैं सर।
हाँ देखो एब्सेंट हो गए, नाश्ता बहुत करते हैं। मैसेज कर रहा है सर, माइक नहीं काम कर रहा है उसका। अच्छा, तो ऐश्वर्य आप इन लोगों को सही से मतलब सबका साथ सबका विकास के साथ ये रह लेंगे? कह रहे हैं यस सर। चलिए, अर्जुन है कि नहीं है? अर्जुन तो घर से भी नहीं ज्वाइन कर पाते हो, क्या चक्कर है इनका? ये हॉर्न वॉर्न भी बजने लगा। तो बात समझ में आई आपको मेरे कि इंडिविजुअली हो सकता है मॉड्यूल अच्छा काम कर रहे हो, पर जब हम इनको कंबाइन करें दूसरे मॉड्यूल से तो वो सही तरीके से काम ना कर पाए। क्लियर है? तो इसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है? यस सर। अरे टेस्टिंग पढ़ रहे हो, गौर सर पढ़ा रहे हैं। Yes, sir. An important feature of spiral model is that each phase is completed with a review. तो रिव्यू करने से आप देख सकते हो कि कौन कौन से नए पीपल्स को ऐड करना है या पुराने पीपल को रिमूव करना है, तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट बेटर कर सकते हो। और दूसरा, ये किसी भी मॉडल के गुड फीचर्स को अपने में इंक्लूड कर सकता है। ठीक है? और किसी भी मॉडल को की तरह से वर्कआउट कर सकता है। The spiral model has some difficulty that need to be resolved before it can be universally applied life cycle model. This difficulty include lack of explicit process guidance in determining objective, constraint, alternatives, relying on risk. ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपीरियंस है, कितना ज्यादा उसका फोकस है, क्या क्या चीजें वो अपने आप कैलकुलेट कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि कोई गाइडेड गाइडमेंट्स नहीं मिले हुए हैं कि आप इसी तरीके से वर्कआउट करेंगे। क्लियर? सर। कोई क्वेरी बेटा अभी तक के? नो सर। सर ये आने वाली। हेलो हाँ इशिता बताओ बेटा। सर, इसमें है these difficulties include lack of explicit process guidance. सर एक्सप्लिसिट प्रोसेस क्या मतलब? जहां हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो एक्सप्लिसिटली जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं सर वहां पे नहीं, इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं बनी हुई है कि आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करेंगे, कैसे कॉन्स्ट्रेंट को फाइंड आउट करेंगे, कैसे ऑल्टरनेटिव्स को फाइंड करेंगे। ये इंडिविजुअल की क्षमताओं के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हूँ, तो मैंने इस तरह के तमाम सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर चुके हैं। क्लियर है ना बेटा? यस सर। असेसमेंट करना है तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है रिस्क का, तो मैं ज्यादा डिटेल में निकाल पाऊंगा। क्लियर है बेटा? यस सर।
श्रेयस यादव जी कौन है? हाँ रंजीत बताओ बेटा, आपने कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाया है, सर वो बाय मिस्टेक उठ गया था सर। तो लोअर कर लो। और कोई क्वेश्चन? इशिता क्लियर हुआ बेटा? यस सर, यस सर। मतलब जैसे अगर हम कोई मैनुअल आपको दे दें इसी तरह काम करना है, तो वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन हुए कि हुए? यस सर। यहाँ कोई एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिलते, इसीलिए जो पीएम की जॉब होती है, पीएम मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ, प्रोजेक्ट प्राइम मैनेजर। मिनिस्टर नहीं कहिएगा। ऐश्वर्य नाश्ता करके आ गए? अच्छा, और वो कहाँ गए, क्या कहते हैं, प्रभव आज हैं कि नहीं है, कि गाना कंपोज कर रहे हैं? सर हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। बड़ी मधुर आवाज है आपकी, आवाज सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। अरे बहुत बेकार है सर। आपसे मैंने कहा था कोई नया कंपोजिशन बनाया हो तो हमको भेज दीजिएगा, भेजा? सर हम आपको लिंक भेज देते हैं अभी। ठीक है, जो आपके अच्छे अच्छे जो हैं हों, जिनको सुन के सर दर्द ना होता हो। मनीष जी हैं कि नहीं है? यस सर। दोनों दिव्या हैं? यस सर, दिव्या चौहान। चौहान साहब यस तो सर, हैं, दिव्या सिंह प्रेजेंट। सिंह साहब भी हैं, चलो ठीक है। सर मनीष जरा इंग्लिश में पूछे तो बताएगा वो। अब मनीष आर यू देयर? यस सर। ओके, आई गॉट इट। ये भाई सर साहब, वैसे हिंदी वाले पे भी बताए थे, बोले थे सर। ओके, यू हैव लर्न दिस कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिंदी। और ये 9101220149 ये कौन है भाई? भैया सर्वगुण संपन्न जो है वो आशीर्वाद आटा होता है, मनीष नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम? या जो है VNV मॉडल, इसका VNV मॉडल आएगा, यहां तक के क्विज में आएगा। क्लियर है? यस सर। अरे आवाज कहो, साउंड नहीं कहो। ये कौन है 91012201149025? सर सुचित्रा सिंह। बेटा नाम डालो यहाँ पे, वो क्या डाले हुए हो नंबर, तो कैदी नंबर है क्या? नहीं सर। हाँ, रिनेम करो अपने आप को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम बेटा? ये देखो कोई नो सर। गिला रहा है, यही सब होता है। घर के काम भी तुम लोग करते रहते हो पढ़ते पढ़ते। कोई प्रॉब्लम? भाई नो सर। नो सर। नो सर। अभी किसी ने कुछ कहा था भाई, क्या हुआ बताओ?
क्यों? तो अगले क्लास में वी एंड वी करते हैं, ठीक है? तो एंड करें? यस सर। ओके।